हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम हाई स्कूल के 2022 का हाई स्कूल 2022 ठीक है, इसका हम वीडियो सॉल्व करेंगे। ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ 2022 का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, रीडिंग सेक्शन का है। ठीक है, तो इसी तरीके से आएगा। ठीक, तो सेक्शन ए क्या आएगा, ठीक। तो सेक्शन ए, ठीक है, क्या लिखा होगा, रीडिंग। ठीक है, हो गया। यानी कि यही क्या है आपका अनसीन पैसेज है। क्या है, अनसीन पैसेज। ठीक, तो इसका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। पैराग्राफ तो बड़ा नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बस एक ही पेज का है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ए मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक, अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहां तक है, डन द सेम। ठीक, नीचे क्वेश्चन है वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ठीक, अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम तो आपको क्वेश्चन लिख लिख के बताएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, ठीक है, 1 का क्या है, ए। क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है ना सबको। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। वाई वॉज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। ठीक, हो गया, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम जानते हैं वाई क्या पूछता है, या तो कारण पूछता है या तो उद्देश्य पूछता है। ठीक, उद्देश्य अगर बताना होगा तो क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उद्देश्य बताता है। और कारण बताना होगा तो बिकॉज लगा के जोड़ देंगे। ठीक है, बिकॉज प्लस पूरा कारण। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आंसर में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। आंसर में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक, तो द शॉपकीपर हमारा सब्जेक्ट हो गया, द शॉपकीपर। हेल्पिंग वर्ब को अब आगे लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि डू डज डिड ही केवल हेल्पिंग वर्ब जब हो तो उसे हटाते हैं। बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसे हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। और फिर मेन वर्ब में देखेंगे सरप्राइज्ड। ठीक, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। क्यों सरप्राइज था, क्योंकि अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो यहां देखिए क्यों, कहां है सरप्राइज, तो यहां पे सरप्राइज लिखा हुआ है। क्यों सरप्राइज था, एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। एट व्हाट, जब आदमी परचेज करता है ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ठीक है, तो वहां पे वो कारण लिखना पड़ेगा। कारण लिखने के लिए हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे। उसमें वो कारण पूछ रहा है कि जो शॉपकीपर था वो सरप्राइज क्यों हुआ। ठीक है, तो कारण हम बताएंगे बिकॉज ए मैन, बिकॉज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ए मैन। ए मैन कहाँ गया, हाँ, ए मैन हैड बॉट, या बॉट के जगह पे इसमें परचेज लिखा है, तो जो लिखा है आप वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, परचेज्ड, परचेज माने भी खरीदना ही होता है। ऑल द बर्ड्स from the shopkeeper, from the shopkeeper and
सेट देम फ्री। बस हो गया। सरप्राइज क्यों हुआ था? क्योंकि एक नया आदमी आता है, वह उससे सारी चिड़िया को खरीद लेता है, किससे? शॉपकीपर से, और उन्हें छोड़ देता है। तो यहां आप चाहें तो द शॉपकीपर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? हिम भी लिख सकते हैं, ठीक, तभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या है? व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट, मतलब 2 नहीं है, फर्स्ट का ही बी वाला है। व्हाट डिड द मैन से टू द शॉप कीपर। ठीक, तो अब हम यहां ध्यान से देखेंगे, यहां व्हाट पूछ रहा है। व्हाट का मतलब या तो सब्जेक्ट पूछेगा, या तो वर्ब पूछेगा, या तो ऑब्जेक्ट पूछेगा। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी तीनों में से कुछ पूछ सकता है वो। तो ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन दिया हुआ है, और मेन वर्ब से पहले, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। सब्जेक्ट कैंसिल, वर्ब कैंसिल, तो बचा क्या? जो चीज वो कहना चाह रहा है। ठीक है, साफ साफ, ठीक, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम ध्यान से देखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे? द मैन, शॉपकीपर तो ऑब्जेक्ट है, द मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। डिड को हटा देंगे, से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड हटा करके सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, वर्ब, ये वर्ब है। ठीक है, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब हम डिड को हटा करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, से का सेड, किसको? टू द शॉप कीपर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम किसी का स्टेटमेंट लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? डायरेक्ट नरेशन में, यानी कि स्पीकर द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना। जो आदमी बोलने वाला होता है उसी को स्पीकर कहते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर। ठीक है, मैं क्या हूं? स्पीकर हूं, बोलने वाला हूं, आप लोग सुनने वाले हैं। तो वो वहां पे अगर पैराग्राफ में देखेंगे तो आदमी बोल रहा है, किससे? शॉपकीपर से। तो बोलने वाला क्या हो गया? स्पीकर हो गया, सुनने वाला लिसनर। तो अगर बोलने वाली आदमी की बात, यानी कि स्पीकर की बात को अगर हम ज्यों का त्यों लिखें तो क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। आप नरेशन वाली वीडियो में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगा। और उसने ये चीज कहा है, क्या कहा? इफ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यूड हैव डन द सेम। ज्यों का त्यों, उसने जो कहा वही हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। If you had been in jail, if you had been in jail, ठीक, कॉमा, if you had been in jail, prison लिखा है, जेल के जगह पे क्या लिखा है? इसमें prison लिखा है, prison like me for no fault, like me for no fault, ठीक, कॉमा, you would have done the same, you would have done the same, done the same, ठीक, डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों लिख दिए तो डायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं। डायरेक्ट नरेशन के जो मतलब स्टेटमेंट होते हैं उसको किस में लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि ज्यों का त्यों मिल गया। ठीक है, अब सी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? सी, क्वेश्चन फर्स्ट सी। ठीक, इसमें क्या पूछा है? फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट ए वर्ड। ठीक है, एक शब्द ढूंढना है इन द पैसेज, पैसेज में, आपको अलग से नहीं लिखना है, पैसेज में से ढूंढना है। विच मीन्स जेल, विच मीन्स जेल। ठीक है, कोई ऐसा शब्द ढूंढो जिसका अर्थ क्या होता हो? जेल होता हो। तो हमने पैसेज में से ही ये आंसर लिखा है, और अभी हम इसके पहले क्या लिख दिए थे? जेल लिख दिए थे। प्रिजन माने क्या होता है? कैद खाना या
जेल, तो जेल माने जेल, प्रिजन माने जेल। तो आंसर क्या हो गया? आंसर जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं द वर्ड प्रिजन मीन्स जेल इन द पैसेज। ठीक, तो ऐसे आंसर लिख दें। नहीं लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर वाला तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जिसको आंसर राइटिंग नहीं आता है वो हमारा पिछला वीडियो देख ले कि आंसर, क्वेश्चन को आंसर में कैसे बदलते हैं। ठीक, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है, बस आपको यही करना रहेगा, क्वेश्चन नहीं लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाता अगर हम भी क्वेश्चन नहीं लिखते, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिजन, ये आंसर है किसका? सी का। मान लीजिए यहां लिखा रहेगा क्वेश्चन 1C, ठीक, फिर यहां लिख देंगे क्या चीज? आंसर। आंसर लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप ऐसे ही, ठीक। प्रिजन मीन्स क्या चीज? जेल। प्रिजन माने भी जेल और जेल माने भी जेल, तो प्रिजन मीन्स जेल इन द पैसेज। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1D, ठीक, इसमें भी जो प्रश्न है उसको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड, यानी कि अपोजिट वर्ड बताना। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, तो इसका लिखेंगे सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेच देना, तो प्रश्न में भी खरीदने की बात आएगी। बेचने का विलोम क्या होगा? खरीदना। तो खरीदना पर यहां पे क्या लिखा है? एक तो होता है बाई माने खरीदना, दूसरा होता है परचेज मीन्स खरीदना। परचेज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे परचेज्ड। सेकेंड फॉर्म पूछा है, तो परचेज्ड इज अपोजिट ऑफ सोल्ड इन द पैसेज। हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे द वर्ड परचेज्ड इज अपोजिट ऑफ सोल्ड इन द पैसेज। इसको भी बड़ा कर दें तो लिख सकते हैं द वर्ड, ठीक, द वर्ड क्या चीज? प्रिजन मीन्स जेल इन द पैसेज। द वर्ड परचेज्ड इज अपोजिट ऑफ सोल्ड इन द पैसेज। ये हो गया। अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? आपको अनसीन पैसेज में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा वो जितना नंबर का अनसीन पैसेज आता है। और ये ध्यान से इसी को ऐसे ही लिखेंगे, द वर्ड लिखेंगे पहले और वो जो वर्ड होगा उसको लिखेंगे, ठीक है, जो पैसेज में दिया होगा, ठीक। अब अपोजिट पूछ रहा होगा तो अपोजिट लिख दीजिएगा, सिनोनिम पूछेगा तो सिनोनिम लिख दीजिएगा, ठीक है, एंटोनिम्स पूछेगा एंटोनिम्स। अब ध्यान से देखना है, इसमें कुछ चीजें, जैसे अगर एंटोनिम पूछ लिया, एंटोनिम इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब कि विलोम। एंटोनिम माने भी विलोम होता है, ठीक है, और अपोजिट माने भी क्या होता है? विलोम होता है। उसी तरीके से सिनोनिम माने पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक, यानी कि समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ, ठीक, या पर्यायवाची। और ये किसके इक्वल है? सेम मीनिंग के, सेम मीनिंग, या फिर आ सकता है या नियरेस्ट मीनिंग, ठीक। इसका भी अर्थ क्या होता है? समान अर्थ, समान अर्थ या नजदीकी अर्थ। तो नजदीकी अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। एंटोनिम और अपोजिट एक होता है, सिनोनिम और सेम मीनिंग या
नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सिनोनिम और सिमिलर मीनिंग सेम हो गया, अपोजिट और एंटोनिम सेम हो गया। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा अनसीन पैसेज क्या हो गया, डन। ठीक, अब अनसीन पैसेज के बाद यहां पे सेक्शन क्या आएगा, बी। सेक्शन बी, सेक्शन बी क्या होता है, राइटिंग। रीडिंग के बाद क्या आएगा, राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग में सबसे पहले क्या आएगा, लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। तो इसमें एक प्रश्न दिया है, मान लीजिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। तो मम्मी जी की तबीयत खराब है, माता जी की तबीयत खराब है, आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। ठीक है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये क्या है, आपका कॉपी है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन, तो हमेशा क्या किया है, नए पेज से लिखें, नए पेज पर लिखें। ठीक है, नए पेज पर लिखें, ये ध्यान में रखना है। ठीक, और नए पेज पर लिखेंगे तभी वो पूरा कंप्लीट होगा, और एक पेज कम से कम लिखना है आपको, ये ध्यान में रखना है। तो चाहे हाई स्कूल वाले हों चाहे इंटर वाले हों, स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, बस बॉडी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी हम बता रहे हैं कि बॉडी क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको 3 days लीव चाहिए, ठीक, टू अटेंड सिक मदर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये मान लीजिए पेज है, तो अगर हम इस लाइन को एक लाइन खींच दें, ठीक है, तो आप स्केल से खींचेंगे तो थोड़ा सीधा होगा। ठीक है ना, आप स्केल से ऐसे एक लाइन बना दीजिएगा, और ताकि ये सीधा हो जाए। अब उसी सीधाई में लिखना है, तनिक इधर उधर नहीं करना है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब विद्यालय का नाम लिख दीजिए, जैसे कोई भी विद्यालय हम लिख दिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज महाराजगंज। ठीक, महाराजगंज का पास कोड क्या है, वो 273303, तो 273303। ठीक, ये हो गया। अगर आपको मान लीजिए वहाँ सिद्धार्थनगर का लिखना है, तो सिद्धार्थनगर के किसी विद्यालय का लिख दीजिए, और यहाँ पे बांसी सिद्धार्थनगर जो भी जहाँ का एड्रेस होगा आपको लिख देना है। ठीक है, और वहाँ का पिन कोड, यहाँ क्या है, पिन कोड है, तो पिन कोड आपको वहाँ का लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आप लिख दिए पिन कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ बीच में क्या कर देना है, एक लाइन गैप कर देना है। ये क्या होगा, मान लीजिए एक लाइन है, इसको हमने गैप कर दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ऐसे कर दीजिए। अब हमको क्या लिखना है, सिक लीव लेना है। ठीक है, किस लिए, सिक लीव नहीं, मतलब टू अटेंड योर सिक मदर। तो 3 days, 3 दिन की छुट्टी चाहिए ना, 3 days लीव, क्या करने के लिए, टू अटेंड द सिक मदर, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कम हो जाएंगे तुरंत, वो बच्चों वाला एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और सब्जेक्ट जिस लाइन में लिखेंगे उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे भी एक लाइन गैप कर देना। उसके बाद अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर लिखिए, मैडम हैं तो मैडम लिखिए। ठीक, अब उसके आगे लिखते चले जाइए।
और ध्यान से देखिए सारे के सारे चीजें कहाँ लिखनी है, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉपी। ठीक है, कॉपी के हमेशा किस साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में। इसमें कहीं पे भी आगे पीछे घटबड़ नहीं करना है कुछ। ठीक, एक चीजें ध्यान में रखिएगा, हमेशा क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए कॉपी के, और एक सीध में होना चाहिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे भी आगे पीछे हम क्रम चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहें विद्यालय का नाम तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं GSVS इंटर कॉलेज महाराजगंज। ठीक है, आप लिख सकते हैं विद्या आदर्श इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर। आप लिख सकते हैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर 27-21-53। ठीक है, तो आपको जहां जिस भी विद्यालय के हों आप, DAV इंटर कॉलेज, ठीक है, या जिस भी विद्यालय के हों उस विद्यालय का स्मारक होगा ना, इसमें के होगा। ठीक, तो ये हो गया मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। आप जो यह मोस्ट से लिखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। जो भी लेटर लिख रहे हैं ये, इस लेटर को हम क्या कहते हैं, एक होता है पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर, एक होता है ऑफिशियल लेटर। यही दो लेटर आपको आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल लेटर है क्योंकि ऑफिस में ही लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल को। ठीक है, तो इसको हम बॉडी बोलते हैं। अब इसको आप अपने तरीके से ढंग से लिख दीजिएगा। अगर जैसे मान लीजिए ये न आए, यहाँ पे आपको सिक लीव के लिए या सिक मदर को अटेंड करने के लिए लीव लेना है, हो सकता है उसमें आ जाए क्या चीज़, आ जाए कि आपके सिस्टर वेडिंग है, उसमें आपको लीव चाहिए 5 डेज लीव या 7 डेज लीव। ठीक है, फ्रेंड्स वेडिंग है उसको अटेंड करना है। ठीक है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, टू अटेंड फ्रेंड्स लीव फॉर 5 डेज 3 डेज, टू अटेंड सिस्टर्स वेडिंग, टू अटेंड फ्रेंड्स वेडिंग। ठीक है, या इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट करना हो तो लिखेंगे टू इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो बीच में वो सब्जेक्ट लिखेंगे और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बॉडी में लिखना है कि आपका वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो बॉडी का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस उसमें जो लिखने वाले कंटेंट हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 10th का विद्यार्थी हूं। ठीक है, उसके बाद आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म you through this letter that my mother is seriously, मेरी माँ क्या है, सीरियसली इल हैं, फॉर 2 days, 2 दिनों से, मान लीजिए 3 दिनों से, 5 दिनों से, जो भी कर, अगर आपको करना पिछली रात तो यहाँ फॉर के जगह सिंस हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट। ठीक, एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू लुक आफ्टर हर एट होम, घर पे उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक, अब इसको चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज कर, फिर से उसी सीध में आ जाएंगे। देयरफॉर आई
रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days leave so that I may take a good care of my mother at home। ठीक, अब एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिए, चाहिए तो, चाहे नहीं है छोड़िए, ठीक है, भर जाएगा नहीं तो। आई अगले लाइन में लिखिएगा, लेकिन अब ध्यान से देखिए, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में लिखना है। इस लाइन के बाद इस लाइन को क्या कर देना, छोड़ देना। यानी कि अब जो देयरफॉर होगा वो किस में होगा, दूसरी लाइन में। ठीक, अब ये इसके बाद जो होगा वो चीज़ कहाँ होगा, दूसरी लाइन में। ठीक है, दूसरी लाइन में। और ये क्या है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। फिर इसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। नहीं दिख रहा है, वाओ, अब ये भर गया समझ लो पेज। ठीक है, तो आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू लिख करके, यो भी नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, थैंकिंग यू। उसके बाद लिखेंगे डेटेड में कहाँ से कहाँ तक छुट्टी चाहिए, फ्रॉम। मान लीजिए आपको 1 मार्च का पेपर है, तो 1 मार्च कॉमा कर देंगे 2023 टू 1, 2, 3। फिर लिखेंगे 3 मार्च में एम कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, और 2023 फुल स्टॉप। ध्यान से देखिएगा, आपका जो डेट लिखने का स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा ब्रिटिश स्टाइल में होना चाहिए। ये जो हम लिखे हैं 1 मार्च कॉमा 2023, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश स्टाइल। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 1 फिर 3 2023। ये इंडियन स्टाइल है। ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो आपको इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंडियन स्टाइल। डेट लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब स्टाइल होता है। अगर हम लिखेंगे ऐसे 1 मार्च 2023, ये क्या होता है, ब्रिटिश स्टाइल होता है। और हम कौन सा अंग्रेजी पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, और तो इसीलिए ये स्टाइल फॉलो कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सुंदर भी लगता है देखने में। ठीक, अब उसके बाद नीचे लिखेंगे योर ओबेडिएंटली XYZ। ठीक हो गया ना, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें कहाँ थी, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉपी। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आप अगर लाइन सीधा रखेंगे इसको, ठीक है, तो हमेशा एक ही सीध में होना चाहिए, एक एक शब्द के नीचे एक एक शब्द होना चाहिए। ये चीज़ दूसरी लाइन में होगी, देयरफॉर भी दूसरी लाइन में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ये सब क्या है, बॉडी के अंतर्गत आता है। तो बॉडी में ये कंटेंट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट करना था, तो उसमें कह देंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th 11th 12th जो भी है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। वो दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गए हैं, इसीलिए अब हमें सपरिवार वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, टीसी जिसको बोलते हैं, टीसी इशू कर दीजिए, ताकि मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ क्या करूँ, कंटिन्यू रख सकूँ। तो ये हो गया। आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल लेटर था, ऑफिशियल लेटर लिखना है।
पर्सनल लेटर में जैसे मान लीजिए ऑफिशियल लेटर हो गया, तो अगर अब पर्सनल लेटर आ जाएगा फ्रेंड की वेडिंग में, ठीक है, फ्रेंड को वेडिंग में बुलाना हो, ठीक, या किसी और को बुलाना हो, भैया को कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, दोस्त को समझाना हो, ठीक है, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक, या मोटिवेट करना हो किसी को, छोटे भाई को मोटिवेट करना हो, ठीक है, तो वो आ जाता है पर्सनल लेटर में। पर्सनल लेटर का मतलब होता है जब आप अपने सगे संबंधी को, रिश्तेदार को, भाई बंधु मित्र, ठीक है, हित मित्र, ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं तब, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, शुरू में आपको एड्रेस लिख देना पड़ता है। यही लेफ्ट साइड में एड्रेस भी होता है। एड्रेस की जगह मतलब एड्रेस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एड्रेस लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कोई रैंडम एड्रेस, ठीक, तो लिख दिए प्रताप नगर बांसी, ठीक है, सिद्धार्थ नगर, ठीक, ये मान लीजिए हम एड्रेस लिखे, फिर लिखेंगे 27 21 53, ये वहां का एड्रेस। अब टू द प्रिंसिपल के जगह ही क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे माय डियर, और वहां फ्रेंड के जगह पे आप फ्रेंड का नाम लिख देंगे, उस चीज को कॉमा के अंतर्गत कर देंगे, ठीक। फिर सब्जेक्ट में कुछ नहीं लिखना है, उसमें पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है, बस लेफ्ट साइड में आपको एड्रेस लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर आपको किसी और चीज़ पे चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब के सभी चीज़ें क्या होंगी, लेफ्ट साइड में होंगी। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है, लेफ्ट साइड में ही होगा। और नए पेज पे लिखेंगे तभी बेहतर होगा, नहीं तो पेज आधा इधर आधा उधर, तो अगर आधे आधे पेज से शुरू करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो स्ट्रक्चर हमेशा मायने रखता है, स्ट्रक्चर पर ही नंबर आता है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ लिखेंगे, गलत लिख देंगे, तो नंबर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसी में ये क्या था जो इसके पहले लिखे हम, क्वेश्चन 2 का आंसर था। अब आ जाएं क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या होगा, क्वेश्चन 3 क्या होगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक, अब हो गया। क्वेश्चन 3 छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, नहीं। क्वेश्चन 3 क्या है, इसको समझा देंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। अब हमको लग गया वीडियो बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने लग रहा है, अब इसको हम समझा देंगे। ये एस्से है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एस्से या आर्टिकल, ठीक है, एस्से या आर्टिकल है। तो इसमें क्या है, हाई स्कूल में ये प्लस पॉइंट है कि आपको हिंट्स दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं, हिंट्स दिए रहते हैं। जैसे ये जो प्रश्न है, इसका पहला हिंट है स्कूल डेकोरेशन। मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि कोई स्कूल में फंक्शन है, ठीक है, आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो सकता है, एनुअल फंक्शन हो, या 26 जनवरी आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, या कुछ और, ठीक है। तो एनुअल फंक्शन मान लीजिए अगर आपके विद्यालय में एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले टॉपिक मतलब हिंट उसमें क्या है, हिंट्स का मतलब हेडिंग, आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। तो पहला हेडिंग है स्कूल डेकोरेशन। स्कूल डेकोरेशन के बारे में आपको सजावट के बारे में लिखना। डेकोरेशन माने सजावट, तो टेंट्स है, फूलों से सजाया हुआ है, नीचे दरी बिछी हुई है, ठीक है, आपको वो सभी लिखना पड़ेगा। लाइटिंग बहुत हैवी है, डीजे है, ठीक है, लाइटनिंग है, डीजे है, कल्चरल। और उसके बाद क्या, सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। दूसरा हेडिंग क्या होगा, सम होगा क्या, इसमें दिया हुआ सम स्पोर्ट्स एंड, सही से लिख, एंड कल्चरल प्रोग्राम, ये हेडिंग हो गया। तो स्पोर्ट्स क्या है, कुछ खेल खिलाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कंपटीशन हो जाए, या कबड्डी हो जाए, खो खो हो जाए, क्रिकेट हो जाए, या कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम का मतलब डांस, सिंगिंग, यही सब होता है आपको जो भी
मतलब फंक्शन जब होता है तो। उसके बाद स्पीच बाय चीफ गेस्ट, अगला हेडिंग होगा, अगला हेडिंग क्या है, स्पीच बाय चीफ गेस्ट। तो स्पीच बाय चीफ गेस्ट में आपको पहले लिखना है कि चीफ गेस्ट है कौन, उनका थोड़ा सा आइडेंटिटी लिख देना है, परिचय लिख देना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, परिचय। तो पहले चीफ गेस्ट का परिचय दे दीजिए कि फलाने चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। मतलब कौन हो सकता है, विधायक हो उस एरिया के, आपके क्षेत्र के, या हो सकता है जो हमारे प्रबंधक हो, मैनेजर, वही चीफ गेस्ट बन के आए हों, या हो सकता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो चीफ गेस्ट बन के आए हों, या हो सकता है कोई सांसद हो चीफ गेस्ट बन के आया, एमएलए, ठीक है, एमएलसी, जो भी हो, कोई भी चीफ गेस्ट हो सकता है, लीडर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऑफिसर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके स्कूल का ही कोई हो, ठीक है, प्रिंसिपल हो, मैनेजर हो, जो भी हो, ठीक। तो उसमें उनका आइडेंटिटी लिखना होगा आपको, जो भी होंगे चीफ गेस्ट उनका आइडेंटिटी लिखिएगा, और उनके स्पीच में उन्होंने क्या कहा। स्पीच में जैसे मान लीजिए कहेंगे कि ये विद्यालय बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा सोच रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो बच्चों का जो एजुकेशन है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से एजुकेट किया जा रहा है। केवल एजुकेशन में ही नहीं बल्कि उन्हें उनके पैशन को भी फॉलो कराया जा रहा है, कि जैसे मान लीजिए कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उसमें जिन बच्चों की रुचि गाने में होगी, सिंगर बनने की होगी, तो उससे वो भी मोटिवेट होंगे। डांसिंग में होगा उनका पैशन, तो डांसिंग में मोटिवेट होंगे। तो ये तरीका है, ठीक। और लास्ट में क्या है, द एड्रेस, द प्रिंसिपल एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। लास्ट हेडिंग क्या होगा, द प्रिंसिपल्स एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट्स। जितने भी गेस्ट आए हैं उनको थैंक बोल रहे हैं संबोधन में। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, ठीक है। एड्रेस माने परिचय ही खाली नहीं होता है, यहाँ पे एड्रेस का मतलब हो गया संबोधन करना। एंड, अब ये हेडिंग ही बहुत बड़ा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। क्या चीज़ बांटना, ऑफ स्वीट्स। बहु मिठाई तो बंटता ही है लास्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, तो बंटवारा, किसका बंटवारा, बंटवारा। स्वीट्स माने मिठाइयों का। तो जितनी मिठाइयाँ बन रही हैं, ठीक है, मिठाइयों का बंटवारा। क्या क्या मिठाई खाए लास्ट में, ये भी तो बताओगे कि भाई हमारे प्रिंसिपल सर ने मैनेजर को और जो भी हमारे चीफ गेस्ट थे सबको धन्यवाद दिया, यहाँ तक कि जो गार्जियंस आए थे, ठीक है, पेरेंट्स आए थे, गार्जियन आए थे, सबको धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग आए, ठीक है, और हमारा ये जो मंच, जो कार्यक्रम था, ठीक है, क्या चीज़ का कार्यक्रम था, एनुअल फंक्शन का, एनुअल फंक्शन। तो एनुअल फंक्शन जो है वो क्या हुआ, अच्छे से बीत गया, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हुआ, संपन्न हो गया। तो अब हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, मिठाई बांट दिए, सभी लोग मिठाई खाए और बड़ाई करते हुए चले गए कि बहुत अच्छा था। दूसरा टॉपिक है, दूसरा मतलब अथवा करके आपको दो ऑप्शन देगा, दो में से एक लिखना रहेगा। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जिसके बारे में आपको अधिक से अधिक हिंदी में जानकारी हो उसी को अंग्रेजी में क्या कर देना है, ट्रांसलेट करके लिख देना है। अब स्कूल के डेकोरेशन के बारे में आपको अगर हिंदी में पता होगा कि स्कूल डेकोरेट कैसे होता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, अब उसी चीज़ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक। दूसरा है कि स्कूल में साइंस लेबोरेटरी की, अच्छे साइंस लेबोरेटरी की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन देना है, बिल्डिंग स्पेस है, अरेंजमेंट्स ऑफ कीपिंग है, वेरियस अपैरेटस है, यूजफुल ऑफ स्टडीज़ है, कंक्लूजन है। तो ये तो हमको लग रहा है कठिन होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए कठिन होगा क्योंकि आप, हो सकता है आपके विद्यालय में वो लेबोरेटरी ही ना हो, है ना, साइंस विज्ञान प्रयोगशाला न हो, तो क्या करोगे बाबू। अब क्या जानते हो कि विज्ञान प्रयोगशाला की अलग एक बिल्डिंग होती है, उसमें परखनली होता है, परखनली को अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। अब वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अब हो सकता है आपको उतनी जानकारी न हो कि क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में, क्या क्या औजार होते हैं,
हथियार होते हैं, उसमें क्या क्या, अब हथियार का मतलब AK-47 मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, वो पठान वाली नहीं या KGF वाला नहीं, ठीक है, वो जो बाद में पहले मशीन गन ला के खूब धक 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 चलाता है, फिर उसके बाद से उसी में सिगरेट सुलगाता है, तो वो औजार नहीं, मतलब इक्विपमेंट्स का मतलब होता है जो उसमें प्रयोग में संबंधित चीज़ें होती हैं, ठीक है। देख लो माइक्रोस्कोप और जो भी होता हो उसमें, ठीक है, लगता होगा, वो साइंस से रिलेटेड जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, जिनके विद्यालय में लेबोरेटरी होगा, प्रयोगशाला होगा, वो जानते होंगे। तो जो भी बहुत 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से जो आपको आसान लगे वही लिखना है, ठीक है। लेटर राइटिंग में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें और करके दिया होगा, 2 में से जो आसान लगेगा वो करना है। इसके बाद आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में। क्या आ जाते हैं? ग्रामर सेक्शन में। अब जिन बच्चों को हिंदी जानकारी होगी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके लिख देंगे आप लोग, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दिक्कत है तो ट्रांसलेशन का वीडियो देख लीजिए। वैसे इसमें भी मतलब कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मदद हो जाएगी, लास्ट में ट्रांसलेशन तो आएगा ही ना। ग्रामर सेक्शन आ गया, सेक्शन सी, और ये सेक्शन सी जो है ये ग्रामर सेक्शन है। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़े हो बाबू, ये थोड़ा सा ध्यान दो। पहले है 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको ऑप्शनल आएंगे। तो अब जो पैटर्न चेंज हुआ है हाई स्कूल वालों का, कितने ऑप्शनल आएंगे? 20 मार्क्स के क्या होंगे? ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल मतलब कि अगर एग्जैक्ट आंसर जानते हो तो 20 में 20 मिल सकता है। अभी तक पेपर दिए होंगे, ठीक है, तो पता ही चल गया होगा, जैसे मैथ में कितने ऑप्शन गलत हो गए, और एक हिंदी का भी पेपर हो गया तो हिंदी में कितने ऑप्शंस गलत किए, ठीक वही प्रक्रिया इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपको पता हो मटिल्डा के बारे में, मटिल्डा का जो पति था वो 400 फ्रैंक किस लिए बचा के रखा था? तो अपने गन के लिए बचा के रखा था। गन किस लिए खरीदा? अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज में जाना चाहता था वो। तो इस तरीके से भोली का बचपन का नाम क्या था? सुलेखा था। तो अगर आपको वो एग्जैक्ट आंसर पता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। भोली कितने साल पे बोलने लगी? 5 साल पे बोलने लगी, ठीक है। भोली को जो मैरिज प्रपोजल भेजा था, विवाह प्रस्ताव भोली का, ठीक है, वो कौन था? तो उसका नाम था विशंभरनाथ, ठीक है। भोली के पिता कौन थे? तो गांव में वो सरपंच नहीं थे। बहुत सारे बच्चे सरपंच पर टिक लगा देते हैं। भोली के पिताजी सरपंच नहीं थे, वो नंबरदार थे। उनका नाम ही था नंबरदार रामलाल। तो अगर आपको एग्जैक्ट चीजें पता है, अब आ जाइए मंडेला में, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। अब उसमें पूछ लिया कि नेल्सन मंडेला के जो बताते हैं 2 ऑब्लिगेशंस, 2 कर्तव्य क्या थे? ऑब्लिगेशन टू द कंट्री या ऑब्लिगेशन टू द पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू द फैमिली। पीपल माने देश के लोगों के लिए, और फैमिली का मतलब परिवार के लिए। तो अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो ऑब्लिगेशन टू द फैमिली फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वो परिवार के बारे में सोचते थे तब तक देश के लोगों के बारे में सोच नहीं पाते थे और वंचित थे। परिवार के साथ थे, खुश थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देश के बारे में सोचा तो अंग्रेजों ने उनको क्या घोषित कर दिया, या जो व्हाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने उन्हें क्या घोषित कर दिया था? देशद्रोही घोषित कर दिया। और उन्हें अपने कबीले से ही भागना पड़ा, अपने कबीले से दूर रहना पड़ा, उन्हें मॉन्क की जिंदगी जीनी पड़ी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे वल्ली क्या था? मैडम राइस द बस जो कंडक्टर था वो किस नेचर का था? जॉली नेचर का था। वो मैडम क्यों कर रहा था? जस्ट फॉर फन, मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो केवल मजाक के लिए, मतलब हंसी करने के लिए। ऐसा नहीं था उसका वो बुराई कर रहा हो या अजीब तरीके से कर, नहीं, वो केवल एक ह्यूमर क्रिएट करना चाहता था, हंसी का माहौल बनाना चाहता था, ठीक है। 1 घंटे में मतलब बस राइड में कितने टाइम लगते थे? तो 45 मिनट्स। उसकी माँ कितने टाइम से कितने टाइम सोती थी? 1 to 4 जो नैप लेती थी आफ्टरनून में,
वो कितने का टाइम था, 1 to 4 था। ठीक, तो वो सारी चीजें आपको ऑप्शन में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का ए क्या है, एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, देखते हैं कैसे है, सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब इसमें प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ठीक, अब ये जानिए, जो बच्चा अब नहीं जानेगा व्हाट इज एडजेक्टिव, तो वो क्या करेगा, अपने आप गलत मार के आएगा। हो सकता है कुछ बच्चे जान रहे हो, तुरंत जान जाएंगे। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको एडजेक्टिव का डिफिनेशन पता है, परिभाषा पता है, एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एडजेक्टिव इज एन वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, शब्द होता है। ठीक है, विच मॉडिफाइज, विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो क्या करे, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो गर्ल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। तो आंसर में जो ऑप्शन है क्या क्या है, पहले ऑप्शन दिया है सॉल्व्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रॉब्लम, तीसरा ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है गर्ल। तो अगर आपको ऐसे ही बिना पढ़े हुए ही करना, मतलब अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है, एडजेक्टिव ढूंढ रहा है, ठीक है, आपको इसमें नहीं पता चल, जैसे मान लीजिए हम तो बता दिए कि एडजेक्टिव क्या है, गर्ल की विशेषता बताने वाले, तो गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, इंटेलिजेंट। और जब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो जिसकी वह विशेषता बताता है उसके पहले ही यूज किया जाता है। ठीक, तो सॉल्व्ड ये तो वर्ब का फॉर्म है, गलत हो गया। प्रॉब्लम समस्या, नाउन है, गलत हो गया। गर्ल नाउन है, गलत हो गया। आंसर में क्या आ गया, इंटेलिजेंट। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे टाइम लगेगा अगर आपको नाउन प्रोनाउन, ठीक है, पता है। जैसे नाउन की पहचान लिख दे रहे हैं, तो कुछ अगर कठिन शब्द आ जाए तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। नाउन के पहचान क्या होते हैं, डबल एस आता है, NESS आता है, ENCY आता है लास्ट में, ये सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, लास्ट में। ठीक है, ANCY आता है, HOOD आता है, SHIP आता है, ठीक, MENT, ठीक है, MENT आता है, ठीक, AL आता है, लास्ट में Y आता है, ICY आता है, या ऐसे कर दिए SION TION ETC। ठीक है, ये सभी के सभी क्या शब्द होंगे, नाउन होंगे। तो उसी तरीके से एडजेक्टिव की भी पहचान होती होगी। एडजेक्टिव की जब पहचान करेंगे तो एडजेक्टिव में OUS, FUL, AL, ठीक है, ये होता है ETC। आसान है। एडवर्ब, एडवर्ब में LY, TEDLY, EDLY, ETC, या इतने रहने में तब वो चल जाएगा, DLY। ठीक है, बस लास्ट में क्या आएगा आपको, LY जरूर आएगा। ठीक है, तो LY अगर दिख गया, यहाँ से Y हटा देते हैं। ठीक है, ब्यूटी। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो AAS, SH, CH, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, नाउन की ही पहचान होते हैं। तो AAS, NESS, ENCY, ANCY, SOOD, SHIP, MENT, AL, SION, TION, ठीक है। और एडजेक्टिव में OUS, FUL, AL, एडवर्ब में LY, TEDLY, EDLY और DLY, ये सब क्या होते हैं, पहचान होते हैं। तो इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक,
और ये हो गया दे फॉट फॉर देयर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ बी। ठीक, तो चलो नीचे न लिखे, वो नीचे में थोड़ा सा दिक्कत, हमको लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप ये जो नाउन और एडजेक्टिव की पहचान हम बताए हैं एडवर्ब की, इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हो गया। ठीक, अब इसको पहचान जाएंगे, पहचानने में आसानी होगी कि नहीं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 4b। ठीक, इसमें क्या कर रहा है, दे फॉट फॉर देयर नेशन, दे फॉट फॉर देयर नेशन, वो क्या किए, अपने देश के लिए लड़े। अब इसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ब। ठीक, ऑप्शन क्या दे रहा है, दे। अब बताओ बाऊ, ये तो जो बाउक रहेगा वो जान जाएगा नहीं। आइडेंटिफाई द वर्ब में पहला ऑप्शन क्या है, दे। दूसरा ऑप्शन क्या है, देयर। ओहो, तीसरा ऑप्शन क्या है, नेशन। ओ तेरी। ठीक, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फॉट। ठीक, अब ये बताओ, दे किसको नहीं पता है कि प्रोनाउन है, ये तो सब्जेक्ट है बाबू, शुरू में लिखा हुआ है। ठीक है, और देयर का मतलब ये पजेसिव रूप होता है, ये भी प्रोनाउन में है। ठीक, खत्म। नेशन TION नाउन हो गया, अभी हम बताएं, अभी लिखवाए है। TION आएगा तो क्या होगा, नाउन आएगा, तो यो नाउन हो गया कैंसिल। ठीक, ये पजेसिव केस हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट न लिख करके क्या लिख दें, प्रोनाउन लिख दें, ये पजेसिव केस। ठीक, तो बचा क्या, तुरंत बाउको रहेगा तो टिक लगा देगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा है, हम जानते हैं सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो फॉट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। ऑप्शन में देख के तुरंत टिक लगा दो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है। अब आता है सी क्या है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी। अब हमने जो लिखवाया था ना पहचान के लिए, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, बाऊ वाई है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एडजेक्टिव में बदलना है, इज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ग्लोरी फाई पहला ऑप्शन, ग्लोरियंट दूसरा ऑप्शन क्या है, ग्लोरियंट थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्लोरियस फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्लोरीज। ठीक, अब ये बताइए एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, जिस शब्द में OUS आ जाए, FUL आ जाए। अब इसमें FUL नहीं आया, कैंसिल। इसमें भी नहीं आया, OUS तो इसमें आ गया, यह हो जाएगा, यो नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया तुरंत। अब फोर्थ D में आ जाते हैं, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। व्हाट इज टाइम, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टाइम डैश डॉट डॉट लिखा है, योर वॉच। ठीक, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, इन, फिर दूसरा ऑप्शन एट, थर्ड ऑप्शन ऑन, फोर्थ ऑप्शन बाय। ये 4 प्रीपोजिशन है, इसमें कौन सा सूटेबल प्रीपोजिशन भरा जाएगा, कुछ बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
सराउंडिंग बताने के लिए। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? घिरा होना, घिरा होना, ठीक है। इनका मतलब सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए कुर्सी पे बैठे हैं, कमरे में हैं, दीवालों से घिरे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हत्थे से घिरे हैं, जिसमें हत्थे वाली कुर्सी हो, ठीक। इनका मतलब में होता है, ठीक है। कब? ये स्थिरता प्रकट करता है। जैसे मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, स्थिर है, ठीक है। ठीक। एट का प्रयोग पर के अर्थ में होता है। कब? जब हम मूल स्थान से क्या हो? हटकर हो। इनका प्रयोग और होता है में। कब? बड़े शहर, महानगर और देश में। तो वहाँ कहेंगे हम, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हम एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। महानगर हो गया, शहर जैसे गोरखपुर हो गया, ठीक है। हम गोरखपुर में तो गोरखपुर बड़ा शहर है, बस्ती में है, बस्ती बड़ा शहर है, ठीक है। तो हम में की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? और देश भारत में है तो देश, मतलब ठीक, इन लगेगा। लेकिन ऐट का प्रयोग में भी होता है। में कब होता है ऐट का? जब छोटे शहर हो, छोटे शहर, गांव या कस्बा। जैसे बांसी में है तो ऐट बांसी, ठीक है। गांव में है तो अपने गांव का नाम लिखेंगे तो ऐट फलाने गांव, जो भी गांव होगा, ठीक है। ऐट महादेवा, ऐट बांसपार, ऐट पथरा, ऐट मिठवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटा है, ठीक। ऑन का मतलब होता है पर। यह क्या बताता है? सरफेस। सरफेस का मतलब होता है सतह, सतह। इसमें क्या होता है? पर के अर्थ में जब गैप न हो, गैप न हो, ठीक। जैसे हम कहें खेत में गया, तो खेत में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो खेत में जैसे घुस जाएगा वो किससे सराउंडेड हो जाएगा? जो चारों तरफ मेड़ होता है, ठीक। तो वहां पे इन लगेगा। पानी, नदी में घुसा आदमी तो नदी में जैसे घुसेगा वो क्या हो जाएगा? बॉर्डर, जो किनारा होता है बैंक, उससे घिर जाएगा। नाव में है तो नाव पर भी रहेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे इनका अर्थ पर भी होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? किसी चीज से घिरा हो। जैसे नाव पर है तो नाव पर है तो सराउंडेड बाय द, जो 4-4 इंच के निकले होते हैं नाव पे, ठीक है, उससे घिरे होते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा? पर की अंग्रेजी इन लिखेंगे, ऑन नहीं लिखेंगे। छत पर हैं तो छत पर तो ऑन लिखना पड़ेगा, ठीक। अब बाई देखें। बाई का प्रयोग हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में करते हैं, सबको पता है। एक्टिव वॉइस नहीं, सीधे लिखें पैसिव वॉइस। बाई का प्रयोग कहाँ होता है? पैसिव वॉइस, ठीक। बाई का प्रयोग में के अर्थ में होता है। कब होता है? ठीक है, घड़ी में। जब घड़ी में समय बताना हो, समय बताने के लिए। किसके लिए? समय बताने के लिए। बाई का अर्थ होता है पास के अर्थ में। जैसे राम और श्याम दोनों पास पास हों तो राम इज सिटिंग बाई श्याम, ठीक। तो यहाँ घड़ी में के अर्थ में, क्योंकि घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे टाइम अगर पूछ रहा है घड़ी में तो क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई, ठीक। तो प्रीपोजिशन का वीडियो लेके आएंगे कभी, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फिर से ध्यान देख लीजिएगा। इसमें पूछ रहा था आइडेंटिफाई द वर्ब। अब वर्ब में वर्ब जानना है तो हम जान रहे हैं दे क्या होता है? प्रोनाउन होता है, वर्ब नहीं है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन में देयर देखेंगे तो ये पजेसिव केस होता है, ये भी कैंसिल हो गया। नेशन, TION, जिस शब्द के अंत में TION आता है वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? फॉट। ये फाइट का सेकेंड फॉर्म होता है। ये क्या होता है? सेकेंड फॉर्म है। फाइट जो वर्ब है ये फाइट का क्या है? सेकेंड फॉर्म। फाइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका फॉट, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म भी होता है और ये थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ये वर्ब का रूप है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं पहचानना है तो हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट दे है तो दे के बाद क्या गया?
फॉट वर्ब आ गया, वो भी हो गया। एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, ग्लोरी को किस रूप में लिखना है, एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो ग्लोरी में क्या जोड़ देंगे, ओ यू एस जोड़ देंगे। तो अगर आखिरी अक्षर वाई हो, वाई से पहले कोई व्यंजन हो, तो वाई को हटा करके आई लिख देते हैं, और उसके बाद हमको जानते हैं ओ यू एस जोड़ करके क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं। तो इसमें ओ यू एस लास्ट में आया हुआ है, आपको बनाना भी नहीं है। ओ यू एस जब आएगा लास्ट में, एफ यू एल जब आएगा, ठीक है, तो आप जान जाओगे कि क्या है, वो एडजेक्टिव है। इसमें पूछ रहा है क्या लगाएं, ये सेंटेंस लिखा, व्हाट इज टाइम योर वॉच, आपकी घड़ी में समय क्या है। तो मे की अंग्रेजी जब घड़ी में बताएं तो क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। तो यहां पे क्या लगेगा, बाई लगेगा। ठीक, इन का प्रयोग बता दिए, एड का प्रयोग बता दिए, ऑन का प्रयोग बता दिए। ठीक, ये हो गया, कुछ प्रीपोजिशंस भी हो गए आपके। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमको तो यही लग रहा है, अब पता नहीं। ठीक, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, हमको तो यही लग रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या है। पेपर आ गया है तो अब तो कुछ दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन है, ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। ही, ये क्वेश्चन है 4th E। ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर। ठीक है, और इसको किस में बदलना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट लिख देंगे, फ्यूचर में, और वो भी कंटिन्यूअस है। फ्यूचर में पहले क्या लगेगा, ही के साथ विल लगेगा। कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए बी का रूप लगा दिए, और जो वर्ब लिखा है उसमें आईएनजी जोड़ दिए। ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर, ज्यों का त्यों। अब इसमें क्या लिखा है, ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर, ये कौन सा ऑप्शन है, 3rd वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया सही। ठीक, अब चेंज करने के लिए कहा है जैसा कि उसमें लिखा होगा। तो एक क्वेश्चन है 5th का ए, 5th का ए क्या लिखा है, कनक सेड टू हिम, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ठीक, अब ये क्या है, डायरेक्ट में है, अब इसका इनडायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आंसर के बाद इनडायरेक्ट हेडिंग डालेंगे। कनक लिखा है, कनक लिखना है। अब ध्यान से देखेंगे किस टेंस में है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है ना, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो क्वेश्चन वाले में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। लिसनर को ज्यों का त्यों लिख दिए, जो सुनने वाला उसे लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, इफ या वेदर। वेदर कब लगाते हैं, विकल्प के लिए। अगर यहाँ WH होता तो इफ के जगह पे वही WH शब्द लिख देते। ठीक, सबको पता है इफ क्या है, कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद ध्यान से देखिएगा, कंजक्शन के बाद क्या आता है, हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि कंजक्शन के बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, द टीचर। विल को किस में बदल देंगे तब, विल का पास्ट वुड, नॉट टीच अस, ये होता है वी का रूप। तो आई और वी का रूप किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, कनक, कनक माने लड़की, सिंगुलर है। अस बहुवचन है, तो बहुवचन में दे होता है, तो दे का अस कौन सा रूप है, वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद कौन सा रूप आता है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो दे का, दे बहुवचन होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, देम होता है। और टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में बदलते हैं। ठीक है, अस जो है ऑब्जेक्ट रूप में है, बहुवचन में है, तो बहुवचन में एक ही प्रोनाउन होता है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, देम होता है। ठीक, उसको हम लिख दिए। 5B, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। 5th का बी, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पीपुल ऑलवेज
एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। इसको किस में बदलना है? तो पहले आंसर लिखेंगे और देखेंगे जब आंसर में तो क्या लिखा होगा, पैसिव वॉइस। किस में बदलना है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। हाई सब्जेक्ट हो गया, एडमायर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब के बाद यही आता है जो ऑब्जेक्ट होता है। तो फ्रीडम फाइटर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे। तो फ्रीडम फाइटर्स। ठीक, ये किस टेंस में? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने पर पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म आने पर क्या लगाते हैं? वाज, वर। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो पैसिव में क्या लिखेंगे? इज, एम, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आने पे वाज, वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो यहां हम जान रहे हैं एडमायर फर्स्ट फॉर्म है, अब फाइटर्स बहुवचन है तो इसके साथ आर लगा देंगे। ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, लगा दो। एडमायर का थर्ड फॉर्म एडमायर माने प्रशंसा करना, तो थर्ड फॉर्म एडमायर्ड हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में पीपुल हो, पब्लिक हो, ठीक है, वन हो, समवन हो, तो उसमें बाई प्लस सब्जेक्ट क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। तो ये चीज हमको नहीं लिखेंगे, तो पीपुल आर ऑलवेज एडमायर्ड हो गया। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहां तक समझ में आ गया? तो फिर से देख लीजिए। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो ये किस टेंस में था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में था। इंटेरोगेटिव का मतलब नरेशन बनाने के लिए सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आस्क्ड में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं? इफ। और एक चीज ध्यान में रखना, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, असर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कंजक्शन जैसे लिखे। अगर कंजक्शन यूज किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंजक्शन अगर यूज हुआ है, कंजक्शन में क्या क्या यूज होता है? दैट होता है, इफ होता है, वेदर होता है। ठीक, तो अगर कंजक्शन यूज हुआ, ठीक, तो उसके बाद हमेशा क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो कंजक्शन के बाद तुरंत क्या लिख दिए? सब्जेक्ट द टीचर। तो विल सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। विल को किस में बदल देते हैं? वुड में। नॉट टीच, ज्यों का त्यों लिख दिए। क्यों? क्योंकि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, उसके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, या बेस फॉर्म कह सकते हैं। अस ये प्रोनाउन है, आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, यू को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अस को किस में बदल दिए? देम में। और टुडे को किस में बदलते हैं? दैट डे में। उसके बाद फुल स्टॉप। पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, इसका पैसिव वॉइस बनना, किस में बदलना है? पैसिव वॉइस में। तो ध्यान रखेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म को हटा करके इज एम आर लिख करके तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सेकेंड फॉर्म आने पर वाज वर लिख करके तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? बी का रूप, बी का रूप लिख दिए। पैसिव वॉइस इज इक्वल टू, हम कई बार लिखवा चुके होंगे कि जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस क्या होता है? बी का रूप और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस इज इक्वल टू क्या होता है? बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हम लिख दिए फ्रीडम फाइटर्स। अब एडमायर फर्स्ट फॉर्म है तो फ्रीडम फाइटर्स बहुवचन था तो आर लगा दिए। ऑलवेज का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं तो एडमायर्ड से पहले ऑलवेज लगा दिए। और पीपुल, पब्लिक, समवन, समबडी, ठीक है, वन, ये सब रहने पर क्या करते हैं? बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो यहां पर बाय पीपुल नहीं लिखेंगे। ये हो गया। ठीक, पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जिसको भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस सब का हम लिंक कहां डाल देंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ ग्रामर के भी टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। तो आज तो हमको लग रहा है पूरा पेपर ही समझा दें।
अगला क्वेश्चन है, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश। प्रश्न है क्वेश्चन 5th का सी, आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड महेश। सेड महेश, महेश छोटा लेटर में लिखा है, ठीक है। अब कह रहा पंक्चुएट करो, तो आंसर जब लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर में? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में अब हम ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? सेड वगैरह किस में आता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो यहां ध्यान से देखें कौन सा ये है? डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में ये सेड वाला किस में होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। सेड वाला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी जो बच गया वो, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किससे शुरू होता है? डबल इन्वर्टेड कामा से। और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर बड़ा लेटर में। आर यू कमिंग, तो आर यू कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर सेड। अब महेश नाम है तो पहला अक्षर बड़ा लेटर में हो गया। ये हमारा पंक्चुएशन था, खत्म, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th डी। क्वेश्चन क्या है? हिम गिव इट टू समथिंग, ठीक है, प्लीज। हमको लग रहा फुल स्टॉप भी नहीं लगा, ठीक है, हमको लग रहा है ये डीजे उजे चलने लगा बाबू, अब सुनाई दे रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर रहा है, क्या करना है? रीऑर्डरिंग करना है। तो आंसर लिखेंगे, आंसर में हेडिंग डालेंगे रीऑर्डरिंग, ठीक है। आप लोग प्रश्न नहीं लिखिएगा ध्यान से, तो रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग मतलब सेंटेंस को सही क्रम में लिखना है। रीऑर्डर का मतलब होता है सही क्रम में, सही क्रम में लिखना है, ठीक है। री माने पुनः, ऑर्डर माने क्रम में, यानी कि इसका सही क्रम लिखिए आप लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। तो ये बताओ प्लीज किस सेंटेंस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज लिखने के बाद क्या करते हैं? कॉमा लगा देते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? गिव और ईट, दो वर्ब हैं। तो दो, क्या दो? समथिंग, क्या करने के लिए? खाने के लिए। तो ना ने नी उद्देश्य दर्शाता प्लीज, तो क्या करेंगे? गिव, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। किसको दो? उसे दो। क्या दो? समथिंग। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या करने के लिए? टू ईट। फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। पहला अक्षर बड़ा लेटर में लिख दिए, प्लीज के बाद कॉमा आ जाता है। गिव हिम, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सजीव वाला, ये निर्जीव, और ये, ठीक हो गया। अब क्या है? कंप्लीट करने के लिए दिया स्पेलिंग KN, ये हो गया 5th का ई। क्वेश्चन है KN के बाद डैश है, W है, L है, डैश डैश, फिर G है, फिर E है। अच्छा ये बाबू किसको नहीं पता है, ये क्या लिखा है? नॉलेज लिखा है, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। अब इसके बाद है भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद चुनने की क्षमता थी, ठीक है। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन का वीडियो भैया बना दे रहे हैं, हम ही बना दे रहे हैं। हो गया, ठीक।
समझ में आ गया होगा कि नरेशन मतलब नरेशन तो हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ये क्या था, पंक्चुएशन था। पंक्चुएशन में देखेंगे हमेशा नरेशन का ही आता है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक। और उसके बाद जिस टेंस में रहेगा वही चिन्ह लगाएंगे। ये प्रश्नवाचक था तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। और हमेशा इसमें लगभग में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, बाद में दिया होता है, तो उसमें जो नाम होगा वो हमेशा बड़े लेटर में होगा। अगर रीऑर्डरिंग करने की बात कहा तो रीऑर्डरिंग में हमेशा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन किस टेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस इंपरेटिव में हो तो इंपरेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है, यू सब्जेक्ट छिपा रहता है, उससे मतलब ही नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो उसमें वर्ब लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद लिटरेचर है। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर है, पैराग्राफ दिया है, वो आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहे हैं, ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। टेंस वाला वीडियो देख करके हो जाएगा। ट्रांसलेशन में दो चीज़ें हैं। ट्रांसलेशन जब भी आप करेंगे तो ध्यान में ये रखना है कि किस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे कैसे करना है, कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, ठीक। अब कौन सा टेंस होगा, ज़्यादातर चीज़ें या तो पास्ट में होती हैं या तो प्रेजेंट में होती हैं, ठीक। अब पास्ट और प्रेजेंट में टेंस है तो क्या वह स्टेट बता रहा है या एक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ अगर वह स्टेट बता रहा होगा तो उसमें बी का रूप या हैव का रूप, ठीक है, हैव का रूप। तो बी का रूप कब लिखाएंगे, गुण, परिचय और स्थान बताने के लिए, और हैव का रूप पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है। ये हो गया। अगर एक्शन बता रहा होगा तब तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकेंड फॉर्म और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा देना, हो जाएगा, खत्म कहानी। दूसरा चीज क्या देखना है, हो गया। दूसरी चीज स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे, कौन लगा करके, वर्ब कहाँ रहेगा, अंत में, ऑब्जेक्ट क्या और किसको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना रहेगा, अगर अदर वर्ड्स में अदर वर्ड्स भी आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैनर, फिर क्या लिखते हैं, प्लेस। अगर जगह दिया होगा, स्थान दिया है, मैनर माने तरीका या ढंग दिया है, उसके बाद क्या आता है, टाइम आता है, टाइम माने समय। तो तरीका, जगह और समय, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यानी कि इसको क्या कहते हैं, MPT। टाइम जब भी दिया होगा तो उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ये ट्रांसलेशन का तरीका हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सेक्शन डी। सेक्शन डी का मतलब लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, लिटरेचर। अब इसमें पहले है पैराग्राफ देगा, फिर वही अनसीन पैसेज की तरह है, आप लोग कर ले जाएंगे। फिर आएगा लॉन्ग आंसर। अब यहाँ लॉन्ग आंसर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहे हैं, उसी को करना है। लॉन्ग आंसर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, किस लिए, कहाँ के लिए, सिद्धार्थनगर जिले के लिए, सिद्धार्थनगर जिले के लिए, ठीक है। ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का है। आपको कैसे गेस करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पिछली बार इसमें लेंचो का आ गया था, ठीक, और एनी फ्रैंक का आ गया था। यानी कि लेंचो है फर्स्ट चैप्टर में, एनी फ्रैंक है थर्ड चैप्टर में, है ना, मतलब काटने के बाद जो भी चैप्टर हो, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया, और यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं, हमको चैप्टर न याद हो, कंफ्यूजन हो, ठीक है, पता नहीं कौन सा चैप्टर है। तो एनी फ्रैंक और यहाँ पे लेंचो, ठीक। तो अगर आपके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लेंचो या एनी फ्रैंक आया है लॉन्ग आंसर में, तो इसको तो कतई नहीं याद करना है या इसको बनाना ही नहीं है। तो बाकी जो बच गए, तो बचा हुआ क्या करना है, बचा हुआ चैप्टर वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। बचा हुआ चैप्टर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। जैसे बचे हुए चैप्टर क्या हैं, कुर्ग, लेंचो। तो बचे हुए चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है मैडम
राइड्स द बस, ठीक है, मंडेला भी है, सरमन एट बनारस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक चैप्टर और है, कौन सा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ठीक, ये हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री में ये प्रोज का है, ये किसका है, प्रोज का हो गया। तो उसी तरीके से सप्लीमेंट्री का भी देख लीजिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री में ये किस चीज़ के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए है। तो सप्लीमेंट्री में लॉन्ग आंसर किसका है, जैसे इसमें मिसेस पंफ्रे आया है, मिस लिख दिए, मिसेस पंफ्रे, यानी कि ट्रिकी वाले चैप्टर से। तो ट्रिकी का चैप्टर आना ही नहीं है, ठीक है। अब भोली का क्या पूछ लिया है, कैरेक्टर स्केच, तो भोली वाला चैप्टर भी खत्म, ठीक है। और मैटिल्डा, ट्रिकी, तो समझ लीजिए ट्रिकी वाला चैप्टर नहीं आना है, सर्जरी, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी नहीं आना है सिद्धार्थनगर जिला के लिए। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ सकता है हाउ टू, नहीं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पार्ट का नाम है ये, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि ग्रिफिन वाला। तो ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच तो सभी लोग देख लेंगे, अगर आया होगा तो नहीं देखना है। जैसे मिसेस पंफ्रे हो गया, ट्रिकी, भोली, ठीक है, तो ये सब नहीं देखना है। अगर क्यों, क्योंकि ये आया था। तो बचा क्या, मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच देख लीजिए, मैटिल्डा, ग्रिफिन, रिचर्ड एब्राइट का भी चैप्टर, रिचर्ड एब्राइट और ग्रिफिन वाला चैप्टर, ये दोनों क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद मैटिल्डा हो गया, अनिल का हो गया, फिर हरी सिंह का हो गया, ठीक है। इन लोगों का कैरेक्टर स्केच देख लीजिएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमको लगता है कि हम कैरेक्टर स्केच लिखना सिखा दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को कैरेक्टर स्केच लिखने नहीं आता है, हम बता दे रहे हैं लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे। ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन की तरह कैरेक्टर स्केच भी होता है, उसको भी उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है, मैटिल्डा या ग्रिफिन, ठीक है, दो लोगों का हम इसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो मैटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है। मैटिल्डा के बारे में आपको क्या पता है, मैटिल्डा बेहद सुंदर थी, वेरी ब्यूटीफुल, चाहे प्रेटी लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, वो कहां पैदा हो जाती है, क्लर्क फैमिली में या मिडिल क्लास फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में बर्थ या बॉर्न हो जाती है, ठीक है। क्लर्क फैमिली कह सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली नहीं लिखेंगे तो क्लर्क लिख दीजिएगा। और चूंकि उसके घर वाले डाउरी नहीं दे पाते, इसीलिए उसका क्लर्क से क्या हो जाता है, मैरिज हो जाता है। सी गॉट मैरिड टू अ क्लर्क, ठीक। अब चूंकि उसको लगता था, ठीक है, कि उसे रिच फैमिली में पैदा होना चाहिए था, अमीर के घर में पैदा होना चाहिए था, बट गलती से वो कहां पैदा हो जाती है, गरीब लोगों के घर में, क्योंकि उसको लगता था ना कि उसकी जैसी सुंदर लड़की या महिला ऐसे गरीब लोगों के घर पैदा ही नहीं हो सकती थी, ठीक है। तो वो क्या करती है, हमेशा अमीरों की तरह रहना चाहती है, मतलब लगती भी थी, ठीक है। तो अमीरों की तरह उसके शौक बहुत बड़े थे, लेविशियस लाइफ जीना चाहती थी, लग्जरियस लाइफ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। अब चूंकि उसका पति एक क्लर्क था एजुकेशन मिनिस्ट्री में, क्लर्क था बेचारा, तो कितना पैसा कमाएगा। तो उसके जो शौक थे, उसके जो डिजायर्स थे,
वो कहाँ रह जाते थे? अनफुलफिल्ड रह जाते थे, अनफुलफिल्ड रह जाते थे, या उसका पति जो था उसके डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पाता था, ठीक। और जिसके कारण बेचारी हमेशा क्या रहती थी? दुखी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, सैड एंड अनहैप्पी। किससे? फ्रॉम हर लाइफ, अपनी जिंदगी से। जैसे उसमें कहते हैं ना कोई, अरे हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया, वह हाल इसका था बेचारा, ठीक है। उसको भी लगता था कि अरे हमारी शादी इस क्लर्क से हो गई और हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक। ये मटिल्डा की सोच थी, बाबू हम नहीं कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स का मतलब इस एक शब्द का प्रयोग करके एक सेंटेंस बना लो, यानी कि मटिल्डा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल या वेरी प्रेटी गर्ल लेडी, शी वॉज बॉर्न अनफॉर्चुनेटली इनटू द मिडिल क्लास फैमिली, ठीक। her parents had not much dowry to give, so they got her married to a clerk, ठीक। she wanted to be rich and also she wanted to lead a luxurious life. लीड माने होता है जीवन जीने का तरीका, ठीक है। she wanted to lead a luxurious life but her husband was a petty clerk. उसका पति क्या था? मात्र एक क्लर्क था। अब बेचारा उसकी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाता था, उसकी डिजायर्स पूरी नहीं होती थी, फुलफिल नहीं होती थी, ठीक है। फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा? जिंदगी दुखी में हो जाएगा, निराश हो जाएगा, ठीक है। अपनी जिंदगी में दुखी रहती थी। ग्रिफिन क्या था? ब्रिलियंट था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन क्या था? लॉफुल था, लॉलेस था। लॉफुल नहीं था, क्या था? लॉलेस था, नियम कानून नहीं मानता था। और उसके दूसरे गुण क्या थे? मतलब बेसिकली कैरेक्टर स्केच में हमको उसके गुण, अच्छाई बुराई जो भी है उसी को लिखना है। बस हिंदी में आप सोच लो और उसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो। ये सब चीजें अब देखो, ये परिचय दे रहे हैं हम उसको, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। तो परिचय गुण स्थान जब बताएंगे तो क्या लगाएंगे? बी का रूप लगाएंगे। तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, ठीक है। लेकिन बदला लेने वाला था, बड़ा खतरनाक था बदला। उसको लगता था कि बहु हमको परेशान किया हमारा मकान मालिक, तो हम उससे बदला लेंगे। तो वो क्या था? रिवेंजफुल पर्सन था, रिवेंजफुल, ठीक है। और रिवेंजफुल होने के कारण उसने क्या कर दिया था? सेट द हाउस ऑन फायर। अपने मकान में जिसमें वो रह रहा था वही की आग लगा देता है। और ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने उसने क्या बनाया था? एक ड्रग बनाया था, ड्रग केमिकल। ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लॉलेस था, रिवेंजफुल था, और क्या था? उसने एक मेड अ केमिकल ड्रग। क्या बनाया था? ए केमिकल ड्रग, एक प्रकार की दवाई बनाई थी। अब ड्रग माने खींचने वाला न समझ लेना, जो फिल्मी हम देखोगे इसे रख के नकवा से खींचते हैं उसको, ठीक है। वो नहीं था बाबू, ये एक प्रकार की दवाई थी, ठीक है। घोल था जिसको पीने के बाद आदमी क्या हो जाता था? ट्रांसपेरेंट हो जाता था। अब उसको पी लिया, मतलब सर्टेन ड्रॉप, कुछ बूंद क्या किया था? खुद ड्रिंक कर गया, खुद पी गया। और उसके बाद घर को आग लगा, मतलब घर को आग लगाने के बाद ड्रिंक किया था, और उसके बाद क्या हो जाता है? वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मिसेज हॉल, ईपिंग गांव में जाता है, वहाँ मिसेज हॉल मिलती हैं, उनसे भी वहाँ पे भी झगड़ा वगड़ा करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, उसके जो भी गुण थे, तो हो जाएगा कैरेक्टर स्केच। अब इसमें जैसे ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, ठीक है। या कौन रिचर्ड ब्राइट को इनकरेज करता था, ऑप्शन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहानी याद है कि कौन इनकरेज करता था, तो उसकी माँ। उसको गाइड कौन करता था? मिस्टर वेयर। कौन थे? सोशल साइंस के टीचर थे, जो उसको डिबेट वगैरह में भाग लेने पर टॉपिक वगैरह बताते थे, बुक्स वगैरह रिफर करते थे,
किस बुक को पढ़ने के बाद रिचर्ड एब्राइट का जीवन चेंज हो गया? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। तो उसमें किस एज पर कौन सा उसको मिलता है, किस में फर्स्ट आता है, किस में नहीं आता है, किस में क्या जीतता है, कौन सा प्लेस आता है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ग्रिफिन वाले में जैसे क्या बनाया था, तो केमिकल ड्रग बनाया था जिससे क्या होती थी, बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। लॉलेस था वो, ठीक है। रिवेंजफुल था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो ये सारी चीज़ें पता हो। अब उसमें लिख दिया चॉफर। चॉफर का मतलब क्या होता है? CHAUFFER। इसका मतलब होता है ड्राइवर। अब जिसको इसका मतलब पता होगा चॉफर का मतलब, वो लिख ले जाएगा, नहीं पता होगा नहीं लिख पाओगे। तो ट्रू फॉल्स ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ट्रिकी का मेन प्रॉब्लम क्या था? बहुत ट्रिकी एक ऐसा चैप्टर है ना जो मतलब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मतलब एक ऐसा कुत्ता जिसके लिए नौकर लगे हैं, अब सोच लो ठीक है। और उसकी मकान मालकिन, अब वो एक प्रकार से समझ लो अंबानी परिवार की था, मौज में 3-4 ठो नौकर लगे हुए हैं। मकान मालकिन इतना प्यार करती हैं कि वो रो रही हैं। क्यों? उनको लगता था जब वो हाँफता था चलते चलते, तो उनको लगता था कि हमारा लड़कवा कमज़ोर हो गया है। मतलब लड़कवा मैंने वो ट्रिकी कुत्ता, ठीक है। वो डॉग था, ये ध्यान में रखना। अगर वो पूछ लेगा हु वाज ट्रिकी, डॉग, कैट, ठीक, तो उसमें डॉग पे टिक लगाना। तो जो भी अगर इसमें किसी को दिक्कत हो, भोली का असली नाम सुलेखा था। भोली इज रियल नेम वाज सुलेखा। ट्रू और फॉल्स? तो वह उसी का नाम था सुलेखा। रामलाल की इल्डेस्ट डॉटर का क्या नाम था? राधा, फिर मंगला, फिर चंपा, और आखिरी यानी कि सबसे छोटी यंगेस्ट डॉटर कौन थी? भोली थी। कितने साल पे बोलती है? 5 साल पे बोलती है, लेकिन जब बोलना शुरू करती है तो स्टैमर करती है, हकलाती है, बब 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 बब, भोली, ठीक ऐसे। उसके बाद मटिल्डा वाला भी जो चैप्टर है बहुत दमदार है, ठीक है। हमने इसमें बता तो दिया कौन कौन से चैप्टर। मटिल्डा का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिचर्ड एब्राइट यानी कि हाउ टू मेक अ साइंटिस्ट चैप्टर का नाम है शायद। ग्रिफिन वाला, रिचर्ड एब्राइट, मटिल्डा, अनिल, हरि सिंह, इसी कैरेक्टर स्केच में से कोई एक न एक आने वाला है, ठीक है। या हो सकता है कुछ बच्चे जहां कहीं का भी होगा, ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच देख लेंगे, ये सबके लिए हो जाएगा, ठीक। ट्रिकी का हो गया, लेंचो का हो गया। कैरेक्टर स्केच तो आसान है, पोस्ट मास्टर का हो गया, ठीक। कैरेक्टर स्केच इसमें से एक आना ही आना है, ये तय है। किसका? ग्रिफिन, मटिल्डा, रिचर्ड एब्राइट, अनिल, हरि सिंह, ट्रिकी, ठीक है, लेंचो और पोस्ट मास्टर। इसमें से एक कैरेक्टर स्केच तय है, फिक्स है। वो समझ लो आ गया है बोर्ड पेपर में, बस खाली तुम तैयार कर लो कि ऐसे ही कैरेक्टर स्केच लिखना है। और जिस दिन तुम तैयार कर लेगा, जान जाना कि तुम्हारा हाँ 2-4 नंबर जो भी आएगा, 4 नंबर 5 नंबर, वो फिक्स हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं बाबू, तो इसको बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक। और लगभग सभी चीजें क्लियर हो गए। अगर किसी को कोई चैप्टर में डाउट होगा तो फिर से बाबू खुद पढ़ लेना अब, ठीक है। या हो सकता है अगर किसी को दिक्कत हो, कोई चैप्टर एक्सप्लेन करना हो, समझना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, हमको लग रहा है 1 घंटा प्लस हो गया होगा बाबू, 1.5 घंटा हो गया, ठीक। तो लगभग सारी चीजें क्लियर हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो किसी भी समय पूछ लेगा, ठीक। सेंट्रल आइडिया हो गया, क्वेश्चन आंसर हो ही गया है, बता दिए कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखोगे। सेंट्रल आइडिया लिखने का वीडियो हम डाल चुके हैं पहले ही, तो अगर देख लोगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक। उसके बाद कैरेक्टर स्केच भी हो गया है आज। कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है कि उसके गुण के बारे में जानना है, क्या क्वालिटीज़ थे, क्या डिमेरिट्स थे, गुण अवगुण, अच्छाई बुराई क्या था उसके अंदर, और उस चीज़ को तुम हिंदी में सोच लो। हिंदी में सोचने के बाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दो, ठीक। और एक आखिरी चीज़ बाबू, पेपर में कुछ भी खाली मत छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को भर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पेज को भर देना। अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है तो ये चाहे हाई स्कूल वाले हों चाहे इंटर वाले हों, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ध्यान में रखोगे उस चैप्टर की कहानी लिख दो,
कुछ भी लिख दो, उस चैप्टर से ही रिलेटेड लिखना। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि गाना लिख दो, ठीक है, शायरी लिख दो ना, ये तो फर्जिया काम है, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे, उसी चैप्टर की कहानी लिखोगे। ये 12th वालों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर या टॉपिक पूरा क्लियर, ठीक है। पूरा एक एक पॉइंट जो 20 नंबर का जो ऑप्शनल आएगा टिक लगाने वाला बहुविकल्पी, उसमें बाबू अगर थोड़ा को कन्फ्यूजन हुआ तो वो ले लेगा नंबर, उसमें माइनस हो जाओगे। तो कोशिश यही करना, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक एक पॉइंट जो भी बेसिक्स हैं चैप्टर के, छोटी से छोटी चीज़ें क्या उस चैप्टर में पूछ सकता है, उस चीज़ को एकदम क्लियर कर लो, तनिक भी संदेह नहीं। जैसे वो कहता है ना, बाजीराव की तलवार और कुछ चीते की चाल, बाजीराव की तलवार और ऐसे समथिंग है ना। तो बस अगर वैसा चैप्टर कर लिए, मतलब चैप्टर को वैसे क्लियरली समझ गए, तो वहाँ पे तुम्हारे 20 में 20 आने पे कोई संदेह नहीं है। किसमें, ऑप्शन में। और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से लिखोगे तो भोलेनाथ की कृपा होगी तो 90+ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहीं के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, बहुत रात ज़्यादा हो गया है, ठीक है। गुड लक।